गुड इवनिंग गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक थ्योरी ऑफ कंट्रोल चार्ट्स देखा था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कंट्रोल चार्ट्स और डायमेंशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो ऐसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको लिए कंट्रोल चार्ट्स बनाए थे, ठीक है। और मेन एडवांटेज कंट्रोल चार्ट्स का क्या है कि ये हमें क्या करते हैं, एक फिक्स पैटर्न को एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा प्रोसेस किस जगह पे आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है और उसको कोई एक्चुअल फेलियर होने से पहले ही हम लोग क्या कर लेते हैं, उस फेलियर को दूर कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये, दूसरी जो मेन ड्रॉबैक है इसमें कि आपको हर एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग अलग कंट्रोल चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो काफी टाइम टेकिंग है। तो क्या हम लोग किस तरीके से इसका यूटिलाइज करें, तो कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली यूज किए जाते हैं ऐसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, सिर्फ उनके लिए कंट्रोल चार्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं हर एक को, क्योंकि एक बार में आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर सकते थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने जब देखा डायमेंशंस में चार्ट्स हमारे पास बन के प्रिपेयर हुआ, तो हमें मिला क्या, हमें तो मिला एक गो गेज कंडीशन, एक अपर लिमिट मिली थी, एक लोअर लिमिट मिली थी, एक नो गो गेज कंडीशन मिली थी। तो जब गो गेज कंडीशन और नो गो गेज कंडीशन मिली तो ओवरऑल कंट्रोल चार्ट्स बनाने के बाद भी हमें इंस्पेक्शन कैसे करना है, हमें मैन्युअली इंस्पेक्शन करना पड़ता है, क्लियर। हमें डायरेक्टली रिजल्ट नहीं देता कि कंट्रोल चार्ट्स बन गया तो हमें अब डायरेक्टली रिजल्ट मिल रहे हैं। कंट्रोल चार्ट्स बनने के बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, एक मैनुअल इंस्पेक्शन लगातार करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो क्या क्या फायदा क्या है कि बिना पहले फेलियर से पहले ही हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हमारा फेलियर कब होता है, किस मशीन में क्या खामी है, किस प्रोसेस कैपेबिलिटी की कितनी अच्छी हमारी मशीनी प्रोसेस कैपेबिलिटी है, ये सारी चीजें तो हमें मिल जाएंगी, ठीक। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि हम लोग हर एक बार क्या होगा, हर एक बार में एक ही क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर पाएंगे, ठीक। तो ऐसे उसमें अब हर एक के लिए यदि बनाने गए ढेर सारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सिर्फ उनके लिए बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगी। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, मैनुअल इंस्पेक्शन करना ही करना पड़ता है, ठीक, डायरेक्ट रिजल्ट्स नहीं देते। अब इसके बाद हम लोगों ने जब कंट्रोल चार्ट्स डायमेंशंस के लिए देख लिया, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बात हो गई। अब बात करने वाले थे, इसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ये एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं क्या, ये एट्रीब्यूट्स हैं आपकी ऐसी which quality characteristics those cannot be quantified, quantified और measurable। ऐसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या हो रही हो, जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, जिन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, किसी नंबर में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। जैसे तो किसी प्रोडक्ट का कलर है ये, ठीक, वो जो कलर आप चाहते थे, जिस लेवल पे चाहते थे, जितनी ब्राइटनेस चाहते थे, क्या उतनी है, तो क्या इसे आप नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। या फिर जैसे टेस्ट ऑफ फूड, यदि किसी फूड की बात कर रहे हो तो टेस्ट ऑफ फूड, तो क्या आप उसे खा करके ये बता सकते हो किसी क्वालिटी कितनी अच्छी है। हाँ, हम लोग खा के ये बता सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नॉन एक्सेप्टेबल रेंज में, पर हम लोग खाने के बाद क्या उसे किसी नंबर में व्यक्त कर सकते हैं क्या। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, जिन्हें मेजर नहीं कर सकते, हम उन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और अब हमें यदि ऐसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, तो इनके लिए यदि हम कंट्रोल चार्ट्स बनाना चाहें तो फिर क्या होगा, तो निश्चित तौर पे ऐसी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो टर्म हो सकते हैं। एक कि आप ये चेक करें डिफेक्टिव, कि सीधी डिफेक्टिव का मतलब क्या
कि ये इसमें दो ही चीज हो सकती हैं डिफेक्टिव रेंज में, कि या तो एक्सेप्ट रेंज होगी, तो एक्सेप्ट रेंज तो हमारी क्लियर, लेकिन डिफेक्टिव यदि निकला है तो नॉन एक्सेप्टेड रेंज होगी। तो इसमें जो टर्म आता है वो है डिफेक्टिव। या दूसरा टर्म हो सकता है जिसके बेसिस पे हम बात करें डिफेक्ट क्या है। जैसे खाने की बात करें तो भाई ये मसाला ज्यादा है, ये इसमें तेल ऑयल ज्यादा है, या नमक ज्यादा है, ठीक। तो इस तरीके की दो चीजें, ऐसे एट्रीब्यूट्स को डील करने के लिए हमें दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए, एक डिफेक्टिव और दूसरा डिफेक्ट। क्लियर। तो यदि बात करें तो ये दोनों टर्म हमें क्लियर होने चाहिए। तो यदि बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये डिफेक्टिव और डिफेक्ट्स किस तरीके से, मान लीजिए आप वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेल्डिंग, ठीक। किसी कंपोनेंट में आपने वेल्डिंग की, ठीक। तो वेल्डिंग यदि आपने कर रखी है तो कुछ इस तरीके से किया हो, मान लीजिए दो कंपोनेंट आपने वेल्ड किए, तो इसमें वेल्डिंग में डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। डिफेक्ट हो सकते हैं आपके क्या क्या हो सकते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट हो सकता है, ठीक, हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट हो सकता है, या आपका क्रैक्स हो सकते हैं, ठीक, क्रैक्स हो सकते हैं। तो ये जो इतनी चीजें हैं ये क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये डिफेक्ट ही तो हैं, ये डिफेक्ट हैं। और जबकि एक ये डिफेक्ट आपके एक साथ एक प्रोडक्ट में एक भी हो सकता है, कोई मान लीजिए सिर्फ इनकम्प्लीट फ्यूजन ही हुआ हो, ठीक, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए तीनों ही हो, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, डिफेक्टिव तो सिर्फ केवल एक ही होगा। यानी जो प्रोडक्ट जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम चेक कर रहे हैं उसे हम उसको जो प्रोडक्ट यदि उसमें एक डिफेक्ट भी मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। जबकि जो डिफेक्ट हैं वो क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको डिफेक्टिव बना रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो डिफेक्टिव और डिफेक्ट में जैसे यदि फूड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर फ्लूइड में कमियां, ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, आपके ऑयल ज्यादा हो सकता है, आपका सॉल्ट ज्यादा हो सकता है, आपका स्पाइस ज्यादा हो सकता है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके डिफेक्ट हैं। जबकि ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये फूड है जिसको आप चेक कर रहे हैं, ये डिफेक्टिव कहलाएगा। क्लियर। तो इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस हमारे पास क्या होते हैं, दो चार्ट बन के आते हैं, एक तो हमारा डिफेक्टिव फॉर्म में, दूसरा डिफेक्ट के फॉर्म में। क्लियर। तो यदि बात करते हैं ऐसे छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए आप नट या बोल्ट बना रहे हैं, नट बोल्ट या वाशर्स या छोटी कास्टिंग्स, ठीक, या रिंग्स, ये या रॉड्स छोटी, ठीक। यदि इस तरीके की चीजें बना रहे हैं तो इसमें सिंपली आपको किसी एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, उसमें कलर या इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को यदि चेक करना इन उसमें, तो आपको डिफेक्टिव पे ही बात कर लेनी होती है। क्या करना होता है, डिफेक्टिव की बात करते हैं। और डिफेक्टिव के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, परसेंटेज डिफेक्टिव। क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डिफेक्टिव। परसेंटेज डिफेक्टिव किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स फाउंड डिफेक्टिव, कितनी यूनिट आपकी क्या हुई हैं, डिफेक्टिव फाउंड हुई हैं, अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, कितनी यूनिट्स आपने इंस्पेक्ट की हैं, इनटू 100। यानी मान लीजिए आपने 200 यूनिट्स आपने इंस्पेक्ट की, उनमें से आपकी 70 यदि क्या हुई हैं, डिफेक्टिव मिले। आपने 200 नट चेक किए, 200 नट में 70 ऐसे मिले जो नॉन एक्सेप्टेबल लेवल में चले गए, तो आपका परसेंटेज डिफेक्टिव क्या हो जाएगा, नंबर यूनिट कितनी हुई है फाउंड डिफेक्टिव 70, और टोटल आपने कितने इंस्पेक्ट किए हैं 200 इनटू 100। ठीक है। तो इस तरीके से तो ये कितना हो जाएगा 35% आपका परसेंटेज डिफेक्टिव। इस तरीके से ये तो क्या है, जब छोटी छोटी यदि हमारे पास क्या है चीजें हैं जिन्हें हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, वहीं यदि एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्या है, एक यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंजन आ गया, या आपके पास एक टीवी सेट आ गया,
जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट है। ये लगभग क्या है, ये सारे के सारे एक कंपोनेंट किसी की कास्टिंग या रिंग या रॉड या नट की बात कर रहे थे, जो एक कंपोनेंट में था, तो वहां पे तो हमने डिफेक्टिव की बात की। पर वहीं पे यदि मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए जैसे इंजन या टीवी सेट्स, तो इसमें क्या होते हैं कि ढेर सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। इनको बनाने के लिए आपको ढेर सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे होंगे। तो इसमें क्या हम डिफेक्टिव ढूंढ सकते हैं। इसमें यदि डिफेक्टिव ढूंढने जाएंगे तो मान लीजिए एक टीवी सेट की ही यदि बात कर लें, तो टीवी सेट में छोटे छोटे न जाने कितने डिवाइसेस आपको डायोड ट्रायोड हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। ठीक, बड़े यदि आपने टीवी सेट्स की बात कर ली तो उसमें ढेर सारे डायोड ट्रायोड मिलेंगे, कैपेसिटर्स मिल जाएंगे, तो उनमें से कोई ना कोई तो डिफेक्टिव हो। यदि डिफेक्टिव है, क्लियर, तो भी हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जब कॉम्प्लेक्स पार्ट हो तो हमें ज्यादा सुटेबिलिटी मिलती है कि हम ढूंढें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी उसमें कितने तरीके के डिफेक्ट हैं उसको ढूंढना पसंद करें। ठीक, तो जो हमें परसेंटेज डिफेक्टिव से जो कर्व बनाते हैं जिसमें हम लोगों के छोटे पार्ट्स आते हैं, उसको तो हम पी चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पी चार्ट कहते हैं। जबकि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे, यानी किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जैसे इंजन टीवी सेट जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स यूज हुए हों, तो उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट, और उसे हम कहते हैं सी चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी चार्ट कहते हैं। जैसे वहां पे भी क्या था, एक रेंज चार्ट बना था आपके पास, एक एक्स बार चार्ट बना था। ठीक, इसी तरीके से यहाँ डिफेक्ट और डिफेक्टिव के हिसाब से हमें दो चार्ट बनाते हैं, पी चार्ट और सी चार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले पी चार्ट के बारे में। तो क्लियर है, छोटी यूनिट्स, यदि सिंगल किसी यूनिट्स को हम लोग इजीली विजुलाइज करके उसमें चेक कर रहे हैं, तो वो क्या, उसके लिए हम तो पी चार्ट यूज करेंगे। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे तो हम सी चार्ट का यूज करेंगे। क्लियर, तो अब बात करते हैं पी चार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पी चार्ट के बारे में। ठीक है, तो यदि पी चार्ट कैसे बनाएंगे, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको यदि किसी भी चार्ट को बनाना है तो तीन चीजें आपको मिलनी जरूरी होती है। ठीक, कौन कौन सी? एक तो मिड वैल्यू। क्या चाहिए आपको? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी मान लीजिए पीसी बार। क्या चाहिए? मिड वैल्यू पीसी बार। कैसे निकलेगी? बिल्कुल बेसिक, कि टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड इनटू 100। तो यहां से आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, या और ये किस में मिलेगी आपको? परसेंटेज फॉर्म में मिलेगी। किस में मिलेगी? परसेंटेज फॉर्म में। अब इसके बाद निश्चित अगला यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट चाहिए। ठीक, तो अपर कंट्रोल लिमिट सिंपली पीसी बार प्लस 3, उसी तरीके से सेम पीसी बार इनटू 100 माइनस पीसी बार अपॉन एन, एन जो कि नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, कितना नंबर ऑफ ग्रुप है जिसको आपने इंस्पेक्ट किया। क्लियर, ठीक है, वो भी पर डे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर डे। आओ क्लियर, दूसरी बात कर रहे हैं एलसीएल की। एलसीएल तो सिंपली पीसी बार माइनस 3 पीसी बार 100 माइनस पीसी बार अपॉन एन। क्लियर, यहां पे ये ध्यान रखिएगा, एन कौन सा है? वो सैंपल साइज है जो आप पर डे इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अब जरा यहां पे चेक कीजिए, पर डे की बात कर ली तो निश्चित तौर पे ये जो एन है, ये एन दो केस बना सकता है। एन कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी मैंने यदि कहा कि 100 आइटम्स पर डे, यदि 100 आइटम्स पर डे ही आप देख रहे हैं तो ये कैसा है कि ये कांस्टेंट है। और ये भी हो सकता है कि एन आपका वेरिएबल भी हो, ये भी हो सकता है कि एन आपका वेरिएबल भी हो। एक दिन आप 100 देख रहे हो, एक दिन 200 देख rहे हो, एक बार 300 देख रहे हो, फिर अगले दिन 85 देख रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक, तो क्लियर, तो यहाँ पे ये दो तरीके के चार्ट पी चार्ट में बनते हैं। एक तो एन को कांस्टेंट बना करके भी बनाया जा सकता है, दूसरा एन को वेरिएबल रख करके भी कंट्रोल चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो आपको अभी क्लियर क्या देखना है? पीसी बार, यूसीएल और एलसीएल, तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि पहले कांस्टेंट के लिए देख लेंगे, फिर जब वेरिएबल होगा उसके लिए भी देख लेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको।
ठीक है, तो देखते हैं पी चार्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लीजिए एक कंपनी है जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिनों का आपको डाटा उसका मिला हुआ है, जिसमें उसने बताया कि नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव मिले हैं उन्हें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स जो मिले हैं, या नंबर ऑफ रिजेक्टेड कह सकते हो, नंबर ऑफ रिजेक्टेड। तो पहले दिन उसे 14 मिले हैं, ठीक, दूसरे दिन 20 मिले हैं, तीसरे दिन 30 मिले हैं, ठीक, इसके बाद चौथे दिन हॉलीडे रहा है, ठीक, पांचवें दिन आपको 12 मिल गए हैं, ठीक, छठवें दिन फिर हॉलीडे रहा है, ठीक, और इसके बाद सातवें दिन आपने देखा तो वहां पे आपको 17 पीस। इस तरीके से आपको एक टेबल गिवन है, ठीक, आपको कहा पी चार्ट बनाना है और आपको कह दिया कि 100 आइटम्स पर डे, 100 आइटम्स पर डे आप क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, यानी आपका क्या बना दिया, एन क्या है कांस्टेंट कर दिया कि एन 100 आइटम्स पर डे आप कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सिंपली आप नंबर ऑफ रिजेक्शन टोटल कितने हो जाएंगे जोड़ दीजिए, तो 4 2 6 7 13 की 3 हासिल, 1 1 2 3 3 3 6 2 8 1 9, यानी 93। क्लियर। तो यहां से सबसे पहली मुझे 3 वैल्यू, यदि मुझे पी चार्ट बनाना है तो 3 वैल्यू की जरूरत होगी। एक तो पीसी बार, तो पीसी बार क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपने इंस्पेक्ट किए। तो आपने कितने 100 आइटम पर डे कर रहे हैं और 1 2 3 4 5 दिन ही तो कर रहे हैं, 2 दिन तो आपका हॉलीडे है, यानी 5 इंटू 100, यानी इतना टोटल आइटम इंस्पेक्ट किया इंटू 100, यानी 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा 18.6। क्लियर, पीसी बार मिल गया। अब अगला काम होता है यूसीएल, तो यूसीएल निकाल दीजिए यदि पीसी बार, तो पीसी बार प्लस 3 पीसी बार और 100 माइनस पीसी बार अपॉन एन, तो यहां से निकाल दीजिए 18.6 प्लस 3 18.6, 100 माइनस 18.6 अपॉन एन यानी 100। क्लियर, तो आपको अपर लिमिट मिल जाएगी यार 30.27% मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप एलसीएल भी निकाल सकते हैं, तो एलसीएल आपको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 18.6 माइनस 3 18.6, 100 माइनस 18.6 अपॉन 100, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.93। क्लियर, तो इस तरीके से आपको 3 वैल्यूज मिल गई, पीसी बार भी चाहिए, यूसीएल चाहिए और एलसीएल चाहिए, यानी तीनों वैल्यूज आपको मिली हुई हैं, वो लिख लेते हैं और फिर इसके बाद चार्ट बना दीजिए आप। तो पीसी बार आपको कितना मिला 18.6 और यूसीएल आपको कितना आया 30.27 और एलसीएल आपको कितना मिला है 6.93। ठीक है, क्लियर। तो अब आप चार्ट बना सकते हैं इजीली। तो आपको सबसे पहले मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू है 18.6। क्लियर, फिर इसके बाद लोअर वैल्यू यानी 6.93, फिर इसके बाद एक अपर वैल्यू मान लीजिए तो 30.27। क्लियर, फिर 5 दिन 1 2 3 4 5 ही दिन थे, ठीक है। क्लियर, तो 5 दिन में आपका पहले दिन आपको 20 मिली थी, तो 20 यानी यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा। दूसरे दिन आपको 30 मिली हैं तो और थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 12 मिली हैं तो 12 यानी इधर कहीं मिल जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद 17 मिली हैं, ठीक है। और सॉरी पहले शायद 14 था, कितना 14 20 30, फिर इसके बाद 12 और इसके बाद इसी तरीके से मान लीजिए 17, यानी 5 वैल्यूज आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 12 एंड 17। तो आपको कुछ इस तरीके से एक कर्व मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपने कब कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये कहां पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप कब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब आपको क्या पता है आपका n कांस्टेंट है, कैसा है n कांस्टेंट है। अब मान लीजिए आपको n कह दिया जाए वेरिएबल है, क्या है n वेरिएबल है, यानी आप किसी दिन n 100 देखते हैं, किसी दिन आप 200 देखते हैं, किसी दिन आप 300 देखते हैं,
ठीक, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में अब जरा चेक करिए कि पीसी बार यूसीएल यदि देखा जाए तो है क्या, पीसी बार 3, पीसी बार 100 माइनस पीसी बार अपॉन एन। अब मान लीजिए ये एन वेरी करेगा तो आपकी यूसीएल जो अपर कंट्रोल लिमिट है ये कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। यदि एन बढ़ा तो आपकी ये क्या हो जाएगी, यूसीएल कम हो जाएगी। इसी तरीके से एलसीएल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो आपकी बैंड होगी वो कैसी होती जाएगी, नैरो होती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप एन बढ़ाते चले जाएंगे आपकी यूसीएल और एलसीएल उतना श्रिंक करती जाएंगी और आपकी जो बैंड बन रही है वो कैसी होती जाएगी, वो नैरो होती चली जाएगी, यानी सेंट्रल लाइन की तरफ बढ़ती होती जाएगी। तो ऐसे केस में हमें क्लियर है कि यदि एन बढ़ेगा तो यूसीएल और एलसीएल में क्या होने वाला है, फर्क पड़ने वाला है। तो इस केस को कैसे डील किया जाए कि भाई वेरिएबल है। तो जब कभी ऐसा केस होगा तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इधर है तो आप ना 100 के लिए बनाएंगे, ना 200 के लिए बनाएंगे, ना आप 300 के लिए बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इनका सब कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको क्या आया 600 और 600 डिवाइड बाई 3 यानी आप बनाएंगे 200 के लिए। क्लियर। यदि मान लीजिए इसी तरीके से एक दिन 50 है, दूसरे दिन 100 है, फिर 75, ठीक, और फिर 100, इस तरीके से। तो ये, और मान लीजिए एक दिन 25 ही देखे आपने, तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, ठीक, 2 1 3 5 8 1 9 9 7 16 की 6 हासिल 1 260। तो 260 डिवाइड बाई 4 कर देंगे यानी 4 छंग 24 और 4 पंचे 20, यानी आप 65 के लिए। तो यानी मैं क्या करने वाला हूं कि यदि मुझे वेरिएबल n दिया गया है, n1 n2 n3 n4 यदि दिया गया है तो मैं एक एवरेज n एवरेज के लिए अपना चार्ट बनाऊंगा। क्या करूंगा, मैं एक n एवरेज के लिए अपना चार्ट बना लूंगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि n एक एवरेज n के लिए आपने एक चार्ट बना दिया, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक चार्ट कंस्ट्रक्ट किया, क्या होगा कि मान लीजिए आपकी उसकी पीसी बार की वैल्यू, जब आपने n क्या लिया है, एवरेज ले रखा है, n एवरेज ले रखा है, तो आपका पीसी बार आया 6 मान लीजिए, ठीक। और अपर कंट्रोल लिमिट उस समय आ रही है आपकी यूसीएल मान लीजिए 11 आ रही है, और एलसीएल आपको 1 आ रही है। कितनी आ रही है, 1। यानी आपने एक चार्ट कंस्ट्रक्ट किया जो 6 है, ये 11 है मान लीजिए, और ये 1 है। क्लियर। अब जरा चेक करते हैं कि आपको इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट एक कर्व मिला, ठीक है। तो एक, ठीक, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कर्व इस तरीके से मिल जाए, ठीक। और चलो कम करके डे के हिसाब से कर लेते हैं तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसमें भी 7 दिन का डाटा आपको आपके पास है, कितना है, 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 6, ये आपकी 11 और ये आपका मान लीजिए 1 है, ठीक है। तो 7 दिन के डाटा में आपको पहला पॉइंट इधर मिला हुआ है, दूसरा ये मिला हुआ है मान लीजिए, तीसरा यहाँ मिल गया, चौथा मान लीजिए आपका बाहर चला गया, ठीक है। और 5वां यहाँ पे है, 6वां ये है, और मान लीजिए 7वां ये है। तो इस तरीके से आपको एक कर्व मिला हुआ है, ठीक है। आपने ये कर्व बनाया है n को n एवरेज लेकर, जहां पे n था वहां पे आपने अलग अलग वैल्यूज न डाल करके आपने क्या डाली है, n एवरेज डाली है। तो आपको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, एक ये और एक ये जो पॉइंट बीच में है उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन पॉइंट्स पे जो आपकी कंट्रोल लिमिट्स के क्या हो जाए, या तो ऊपर हो जाए या फिर उसी पे लाई कर जाए, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेना है। तो उनको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी रियल अपर लिमिट चेक कर लेनी चाहिए। तो रियल अपर लिमिट मान लीजिए कि जो फोर्थ है, जो आपका फोर्थ है, मान लीजिए वो उस दिन आपने 100 पीस चेक किए थे, कितने, 100 पीस चेक किए थे। तो आपकी यूसीएल क्या बन जाएगी, 3 प्लस, ठीक, सॉरी, आपकी पीसी बार 6 और ये
सॉरी यहाँ 3 और ये 6, ये 100 माइनस 6 अपॉन 100, कुछ ऐसा होगा। तो आपको जब इसे सॉल्व करेंगे मान लीजिए 13%, तो आपकी यूसीएल कितनी आई 13%, और मान लीजिए ये वैल्यू आपकी 11 है, ये आपकी 12 पे है, कहां पे लाई कर रही थी, बाहर लाई कर रही थी, लेकिन 12। तो जब मैंने इसकी एक्चुअल यूसीएल देखी, जब मैंने n बराबर यहाँ पे 100 डाल के देखा, n एवरेज की जगह क्या डाल दिया, n एवरेज की जगह मैंने 100 उसके एक्चुअल पार्ट जो मैंने उस दिन इंस्पेक्ट किए थे वो डाल दिए, तो मुझे जो एक्चुअल लिमिट मिली वो मिली 13%। यानी ये पॉइंट अभी भी अंदर है, ये पॉइंट, क्योंकि इसकी एक्चुअल लिमिट तो क्या थी, इसकी अपर कंट्रोल लिमिट 13 थी और ये तो सिर्फ 12 पे है, यानी ये पॉइंट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। वहीं अगली मान लीजिए 7वें पॉइंट पे देखते हैं। तो 7वें पॉइंट पे मान लीजिए उस दिन आपने 250 यूनिट्स चेक की थी, कितनी 250 यूनिट चेक कर रखी है, ठीक है। तो अब इधर पे यूसीएल चेक करिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3, 6 100 माइनस 6 अपॉन यहाँ पे जैसे ही आपने 250 किया तो ये लिमिट आपको मिली 10.5 पे, कितनी। अब जरा चेक करिए, ये लगभग यदि 10.5 पे, तो ये पॉइंट अब जरा चेक करिए, इसकी जो एक्चुअल जब मैंने 250 वैल्यू डाली तो इसके लिए तो अपर कंट्रोल लिमिट कहां पे है, सिर्फ 10.5 पे है। ये पॉइंट आपका जो लाइन पे लाई कर रहा है ये एक्चुअली क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन पे, यानी बाहर है। क्यों, क्योंकि उस दिन आपने तो 250 यूनिट चेक कर रखी थी, इस वजह से ये पॉइंट क्या हो रहा था, अंदर गिर गया था, ठीक है। तो सिर्फ उनको हम लोग चेक कर लेंगे, एक्चुअल वैल्यू डाल करके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक कर लेंगे और बाकी हम एन एवरेज से ही चार्ट बना देंगे। जो बीच में लाई करेंगे उन्हें हम करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स के लिए भी, जो हमारा यदि एन वेरी कर रहा है तो उसके लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सी चार्ट के बारे में, देख लेते हैं। तो यदि सी चार्ट के बारे में देखें, तो सी चार्ट के बारे में बात करें तो सी चार्ट, कोई भी अब चार्ट बनाना है आपको 3 वैल्यू चाहिए, एक मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है सी बार, ठीक है। और सी बार क्या होती है, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, एवरेज, क्योंकि अब ये क्या है, सी चार्ट किस पे होता है, किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए बनाया जाता है जहां पे नंबर डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा आपका एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद यूसीएल, तो यूसीएल आप सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, और इसी तरीके से एलसीएल तो सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार। क्लियर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक टीवी सेट है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, ठीक। टीवी सेट चेक कर रहे हैं आप, 6 दिन आपने टीवी सेट चेक करने शुरू किए, एक टीवी सेट उठाया, ठीक। तो 7 मान लीजिए आपने 6 टीवी सेट आपने चेक कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको जो डिफेक्ट्स दिखे टीवी सेट्स में वो देखते हैं। तो जो डिफेक्ट दिखा, मान लीजिए आपको पहले दिन आपको मिलता है 2 डिफेक्ट, कितने मिलते हैं 2, फिर मान लीजिए 7 मिले आपको, क्लियर। अगले दिन आपने चेक किया 5 मिले, ठीक है। अगले बार में फिर 5 मिले, फिर इसके बाद 3 मिलते हैं आपको, 2 मिलते हैं, क्लियर। तो यदि मान लीजिए इस तरीके से आपने 6 यूनिट चेक की और उनमें इस तरीके से नंबर ऑफ डिफेक्ट मिले, तो इनको सम कर दीजिए, 7 2 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, यानी आपको 24 डिफेक्ट मिले। तो सी बार क्या हो जाएगा, सी बार क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी टोटल डिफेक्ट कितने मिले हैं आपको, टोटल डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। तो एवरेज डिफेक्ट है, तो टोटल डिफेक्ट कितने मिले 24। आपने कितनी यूनिट चेक की हैं, 6 टीवियां चेक की हैं जिसमें आपको 24 डिफेक्ट मिले, यानी सी बार आपका क्या मिल गया 4। और जैसे ही आपको सी बार मिल गया तो आप यूसीएल कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 प्लस 3 और ये 4, तो ये 2 3 6 यानी 10, क्लियर। इसी तरीके से एलसीएल निकाल सकते हैं, एलसीएल क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 4, तो ये 2 6 यानी -2। अब यहां पे चेक कर लीजिए, यदि कभी भी लिमिट आपकी 0 आ जाए किसी तरीके, ये लिमिट जैसे लोअर कंट्रोल लिमिट कैसी आ गई, निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव लिमिट नहीं होगी, उसे हम क्या मान लेंगे 0, ये ध्यान रखना। यदि आपकी ये लिमिट निगेटिव आ गई है तो निगेटिव लिमिट जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे आप क्या कर देंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी आपकी
उसको 0 मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? 0। मिड वैल्यू 4, अपर वैल्यू 10। क्लियर? और फिर उसी तरीके से कितने 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 दिनों को डाल दीजिए। ठीक, तो पहले दिन आपको क्या मिला था? 2, मान लीजिए यहाँ रहा होगा। अगला दिन यहाँ कहीं पहुंच गए। ठीक, अगले दिन फिर यहाँ कहीं मान लीजिए। ठीक, इसी तरीके से आपको जो वैल्यूज आपको मिली हुई हैं 6 दिन की, जैसे 2, फिर इसके बाद क्या था 7, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ठीक, 7 के बाद 5, फिर 5, ठीक, फिर इसके बाद 3, तो 3 यहाँ कहीं मान लीजिए। ठीक, और इसके बाद फिर से 2, यानी यहीं। तो इस तरीके से आपको एक सी चार्ट मिल जाएगा। क्लियर? और अब यदि आपको चार्ट मिल गए तो अब आप इनसे क्या फायदा हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेनली ये चार्ट पर डे के हिसाब से, जैसे मान लीजिए पी चार्ट के बारे में बात कर लें, तो पी चार्ट से आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो ये जैसे पी चार्ट है, आप 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, यदि मान लीजिए एन कांस्टेंट भी देख रहे हैं, तो जिस दिन आपकी ये मान लीजिए पहले दिन यहाँ, दूसरे दिन डाटा यहाँ पहुंच गया, तीसरे दिन यहाँ पहुंच रहा है, चौथे दिन यहाँ, पांचवें दिन यहाँ, तो जब इस तरीके से आपको कर्व मिल रहा है, मान लीजिए एक कर्व मिल गया, ठीक है, तो आपको जो ये क्रिटिकल पॉइंट है ये क्यों आई है, इन कारण को पता करना पड़ेगा कि भाई दूसरे दिन जो प्रोडक्ट काम कर रहा था उस प्रोडक्ट पे क्या उसमें कमी है, या उस मशीन में डिफेक्ट है कि जिस मशीन का हमने इंस्पेक्शन किया है उस मशीन में कमी है, या मटेरियल में कमी है, या 7वें दिन जो ये रीडिंग डिफ्लेक्ट हुई है उसमें किस बात की कमी है। तो ये जानकारी आपको क्लियरली पता चल जाती है कंट्रोल चार्ट से कि भाई इस मशीन के पर्टिकुलर इस मशीन के प्रोडक्ट खराब है, या पर्टिकुलर ये इस हमारे वर्कर में स्किल नहीं है। मान लीजिए जैसे ये यदि बिल्डिंग का बात है, तो बिल्डिंग में पहले दिन आपका हेड वर्कर ने काम के आपने मान लीजिए प्रोडक्ट उठाए तो आपको कम डिफेक्ट मिले। अगले दिन आपने जो ये डिफेक्ट उठाए हैं वो आपने पीसेस उठा लिए किसी न्यू वर्कर के, न्यू कमर के, तो उसके पास उतनी स्किल नहीं है, इस वजह से बढ़ गया होगा। ठीक, या फिर आपकी जो मशीन है उसमें कमी आ गई होगी, इस वजह से ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़े। तो आपको ये जानकारी पहले से आप कंट्रोल चार्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और उस वजह से उस कारण को आप क्या करते हैं, ढूंढते हैं और दूर कर सकते हैं। ठीक, तो मेन एडवांटेज कंट्रोल चार्ट्स बनाने का यही है कि हमें जो रियली प्रोडक्ट फेल हो उससे पहले ही जानकारी मिल जाती है। क्लियर? ठीक है, क्लियर। और ड्रॉबैक्स क्या है कि हमें मैनुअल इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है, कारण हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। कंट्रोल चार्ट्स आपको कारण आगे नहीं बताते। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी कंट्रोल चार्ट्स आप बना के ये नहीं कह सकते कि मैंने सारे कारण आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, मैनुअल इंस्पेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये आपको पहले से आगाह कर देंगे कि इस जगह पे इस चीज में इस कारण से लगभग कमी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है कि एक बार में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को देख पाते हैं, तो उसके लिए यदि हमें ढेर सारी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ढेर सारे बनाने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए फिर ये होता है कि भाई इतना ज्यादा नहीं बनाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बनाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप कंट्रोल चार्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों के पास एक लेक्चर और हम लोग लेंगे, इसमें क्या 7 टूल्स, जो अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट, ठीक, चेक शीट्स, पैरेटो एनालिसिस, स्कावा डायग्राम, उस पर एक बार मैं क्विक रिवीजन दूंगा। ठीक है, वैसे लगभग आप लोग सब जानते ही होंगे उसके बारे में, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उसमें। ठीक है, और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।